हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वरुण अग्रवाल और ये है आपका अपना चैनल लर्निंग कैफे। हमारी जो केमिस्ट्री की अनकवर द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो धमाकेदार सीरीज है, उसके जो हमने धमाकेदार लेक्चर्स कुछ हमने खत्म किए हैं। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में लाइट को लेके इश्यूज था। हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो ये लाइटनिंग का इशू है, नॉइज का इशू है, इस सभी इश्यूज को खत्म करें और मेनली जो फोकस हो सिर्फ वो सिर्फ कंटेंट पे जाए, इधर उधर कोई डाइवर्जन ना हो लाइट के रिगार्डिंग या नॉइज के रिगार्डिंग। हमारे धमाकेदार जो सीरीज है उसके हमने कुछ लेक्चर्स खत्म किए और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि लॉज अप्लाइड ऑन द रिएक्शंस। तो हमने जो बेसिकली एक लॉज डिस्कस किए थे जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, के लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, और हमारा जो लास्ट लॉ है वो है आपका एवोगैड्रो लॉ। जैसे एवोगैड्रो नंबर थे, इन्होंने ही एवोगैड्रो लॉ दिया था। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। एक्चुअल में ये लॉ ऑब्वियस सी बात है कि आप एवोगैड्रो का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय एवोगैड्रो। आपने जो गेट-लुसैक लॉ पढ़ा था, ये इस लॉ को जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम भी कहते हैं, ये लॉ एवोगैड्रो लॉ गेट-लुसैक लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब एवोगैड्रो एक्सप्लेन properly to Gay-Lussac law of gaseous volume। मतलब उसी ने ही उसको एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली। ये लॉ है, कहता क्या है ये लॉ? बेसिकली ये कहता है द इक्वल नंबर ऑफ ध्यान रखना, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, या इक्वल ऐसे लिख सकते हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब ये बात कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है। प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली एक लॉ है, जो लॉ कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है जिसको हम थोड़ा सा इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि गैसेस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसमें पी होता है आपका प्रेशर, वी होता है आपका वॉल्यूम, एन होता है आपका मोल, और आर होता है आपका गैस कांस्टेंट, और टी होता है आपका टेम्परेचर। इन दैट इक्वेशंस को हम समझे, इस इक्वेशन के दौरान आपका पी टी आर कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। मतलब अगर ये तीनों, तो आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो पी और टी कांस्टेंट कर दे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल। तो मतलब जितना वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग ही मोल प्रोड्यूस होंगे। और सेकेंडली ऐसा भी कह सकते हो कि जितने मोल होंगे उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो। मैं इस चीज को थोड़ा सा और प्रॉपर वे में आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि ये क्या है एक्चुअल में। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो एक कंटेनर है, ठीक है, एक हम दूसरा कंटेनर भी बना लेते हैं। इस कंटेनर में आपने
इस कंटेनर में आपने 100 ml हाइड्रोजन गैस ड्रॉप की, फिर आपने इसमें ऑक्सीजन गैस ड्रॉप की, और जो 100 ml आपने वॉल्यूम था, मतलब ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान के चलो इसके ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने ऑक्सीजन गैस में ड्रॉप की इस कंटेनर में। आपको पता है कि गैसेस का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम तो होता नहीं है, गैसेस तो जिस कंटेनर में जाती है अपने आप को मैक्सिममली एक्सपेंड करती है। तो ऑक्सीजन भी अगर आपको 100 ml ऑफ हाइड्रोजन में आप उसको ड्रॉप करेंगे तो वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करके अपना वॉल्यूम कितना कर लेगी, 100 ml। तो इसका मतलब इसका भी वॉल्यूम कितना हो गया, 100, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए अकॉर्डिंगली सेम होंगे ए। ठीक है, उसी तरीके से आपने इसमें मान के चलो कि आपकी बात क्लोरीन गैस दिया जिसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। ओके, और इसके ए क्या है, और उसके ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल भी सेम है। मतलब कहने का मतलब जो वॉल्यूम 100 ml तो मॉलिक्यूल सेम, जब ये अपने आप को एक्सपेंड करेगी तो मॉलिक्यूल उसके भी सेम, और उसके अभी मॉलिक्यूल उसके सेम। क्योंकि मॉलिक्यूल सेम क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो सबके मॉलिक्यूल्स भी ए ही होंगे, राइट। दूसरा कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में आपने अब की बार 100 ml आपने हाइड्रोजन गैस फिल की, जिसके आपके मॉलिक्यूल्स मान के चलो ए है। अब की बार आपने, जैसे मैं इसको दो पार्ट में बैठ करता हूं, अब की बार आपने ऑक्सीजन गैस पुट की, और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम था आपने 50 ml कर दिया। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए, अब आपने देखिए यहां पर आपने वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स अब सेम नहीं होंगे, अब मॉलिक्यूल हो गए हाफ, जैसे A/2। अब की बार आपने एक बार एक गैस हो ली, मान के चलो क्लोरीन कैसे लेते हैं, तो यहां पर हमने सबके सब सेम वॉल्यूम लिया था। अब की बार हम यहाँ पे क्लोरीन का जो वॉल्यूम लेते हैं वो हमने कर दिया 200 ml। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हो गए वो हो गए 2A। तो देखिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, 100 ml, तो मॉलिक्यूल्स कितने थे A। यहाँ पर वॉल्यूम कितना, 50 ml, तो मॉलिक्यूल्स हो गए A/2। यहाँ पर वॉल्यूम हो गए 200 ml, या मॉलिक्यूल्स हो गए आपके 12। तो इट मीन सिंपल टर्म समझें कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये मोल आपका चेंज होता है। अभी मोल यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोल, और यहाँ लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्टली एक ही टर्म होता है, क्योंकि जो एन मोल निकाल सकते हो किसी भी, कैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का जो ये मॉलिक्यूल्स और मोल का जो ये कंफ्यूजन है, कोई खास कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप उसके इसमें ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल है, तो उसके मोल जो होंगे उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसके मोल आ जाते हैं। ठीक है, उसके सर इसके जो मोल जितने भी आप यूज कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, मोल तो कांस्टेंट ही उसका, हम मोल तो एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। मतलब सिंपल टर्म समझे कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मोल को ही डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप उसके वॉल्यूम कम करते जा रहे हो तो उस हिसाब से मॉलिक्यूल्स उसके हाफ हो गए, और यहाँ पे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स उसके डबल हो गए। जैसे आपकी बुक में एक बहुत अच्छी इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को आप समझते हैं। उस इक्वेशन क्या एक एग्जांपल है एक्चुअल में, तो वो एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल ये कहता है S2 प्लस O2 जिससे बनता है आपका 2H2O, जिसमें आपके ये हैं दो, तो इसका रेशियो कुछ ऐसा है, मतलब आप वॉल्यूम टेकन, वॉल्यूम टेकन। अब जैसे वॉल्यूम कितना हो गया, मान के चलो आप इसका वॉल्यूम ले रहे हो 100 ml, ये लेंगे मान के चलो 50 ml, और ये उसी के रेशियो में कितना बनेगा 100 ml। अब कई बार मन में जब रिएक्शन आप देखते हैं ना इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, तो मन में क्वेश्चन आता है इक्वल नंबर तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो फिर वो कैसे मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमने वॉल्यूम इक्वल लिया ही नहीं, ये तो हाफ है। एग्जैक्टली रिएक्शन किस तरीके से मूव ऑन नहीं कर रही है, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इक्वल हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनेट है रिएक्शन का, जैसे इसके हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, ये प्रोपोर्शनेट डिफरेंट है। ये जो प्रोपोर्शनेट है ना, ये प्रोपोर्शनेट डिफरेंट है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो ये जो प्रोपोर्शनेट है इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम रेट करता है। जैसे हमने समझाया था कि इसका 2 पार्ट H2 reacts with 1 part of oxygen, राइट, इसका 1/2। ओके, अब आप यहां पे ऐसे समझें 1/2, अगर आप यहां समझें कि जैसे इसका 1/2 है, अब आपके पास में मान के चलो कितना है 100 ml है, तो 100 ml ऑफ S2,
तो कितना हो गया 1/200, तो ये हो गया 50 ml ऑफ O2, 50 ml of O2. This means that means that 100 ml of H2 जो होता है वो रिएक्ट करता है 50 ml of O2 के। तो इसका मतलब ये कि दो पार्ट एक से रिएक्ट कर रहा है, तो आपको यहां लेना पड़ेगा, तो इसने इसको रिएक्ट कर देगा, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे, जिसमें आपका ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन है कि अगर हम वॉल्यूम उल्टा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वॉल्यूम उल्टा करके देख लो, रिएक्शन का रेशियो तो वही रहेगा। जैसे आपकी बार आपका जो वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम टेकन आप ऐसे ना लेकर आप ऐसे ले लो, ये 50 ml, ये 100 ml, तो बनेगा तो यहाँ पर भी 50 ml ही बनेगा, वो 100% है। परंतु यहाँ पे आप 50 ml, अब जैसे वही है कि यहाँ दो पार्ट एक से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक करेगा 1/2 से, तो अब ये 50 ml रिएक्ट करेगा 1/2 अपॉन 50 से, तो आपका 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ मतलब 25 ml ऑफ O2 रिएक्ट होगा, तो होगा कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपने कर दिया, तो 75 ml O2 आपका बच जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो गया। तो ये रेशो पर भी बहुत डिपेंड करता है कि क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल, तो जिस हिसाब से मोल प्रोपोर्शनेट में, उसी तरीके से वॉल्यूम भी अपने आप प्रोपोर्शनेट में आएंगे। दैट इज ऑल अबाउट द एवोगैड्रो लॉ। ओके, सो एवोगैड्रो लॉ, तो बेसिकली ये सारा लॉ जितना भी आपके सामने डिस्कस किया, वो सारा एवोगैड्रो लॉ गे-लुसाक लॉ वॉल्यूम के बेस पर ही डिफाइन कर रहा है। आप देख लो, उसी तरीके से ही वर्क ऑन कर रहा है। ओके, तो हमारे जितने भी लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ओके, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ, जितने भी लॉज थे, ये सारे लॉज हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास को लेकर हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझाया था, क्योंकि एक बार आपको एटॉमिक मास क्लियर हो गया तो फिर आप एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ओके, इन सब चीजों को आप समझ सकते हो। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पे हम मूव ऑन करेंगे, जब आपको जैसे एटॉमिक मास क्लियर हो गया, एटॉमिक मास से फिर आपको एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एंड देन फिर मोल के कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। सो द बेसिकली आपको एटॉमिक मास क्लियर करना समझना जरूरी है। देखिए, एटॉमिक मास को हम समझे तो आज हमारे पास एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एक बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मास या होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको हर एक एटम का एटॉमिक मास प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन ये आज की बात है, आज हमारे पास है 18th सेंचुरी में, मतलब अराउंड 200 इयर्स अगो हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। एटम्स डिस्कवर्ड हो रहे थे, पेरियोडिक टेबल आपकी बन रही थी, उसके लिए बेसिक तैयार हो रहा था, लेकिन हमारे पास एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथड नहीं था। सो एट दैट टाइम क्या हुआ, हमारे ये तो एब्सोल्यूट है कि भैया इसका ये एटम, जैसे आपने कोई सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर जितने भी एटम्स है उन सबको वो एटॉमिक मास कैलकुलेट कर देगा, राइट। आज उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमारे पास एक एब्सोल्यूट तरीका नहीं था कि इससे एटॉमिक मास निकल जाता है। तो हाइड्रोजन को एक रेफरेंस माना गया है कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, आप उससे आसानी से किसी भी एटम का रेफरेंस वेट कैलकुलेट कर सकते हो, ये उस वक्त माना गया था। बट धीरे धीरे ये सब चीजें क्लियर होने लगी, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस में जब अदर हाइड्रोजन के रेफरेंस में औरों का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन सो प्रीवियसली हाइड्रोजन जिसमें भी कौन सा था 1H1 was used to calculate atomic mass of other atoms, right? फिर बाद में लेटर ऑन ये वाला एलिमेंट लेटर ऑन वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ अदर एटम एंड 12C6 used as
रेफरेंस, इसका रेफरेंस लिया गया, इसका रेफरेंस लिया गया, ठीक है, इसका रेफरेंस लिया गया। एक्चुअल में क्या था कि जो कार्बन है, आपको पता है कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो 12 हो गए टोटल। मतलब अब ये 12 क्या है, इसकी 12 को हम लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो इसके लिए हम लिखने लगे कि जो 12 6C है, इसका 12 AMU होता है। बस इसी को रेफरेंस मान के आगे की कैलकुलेशन सारी की गई। और वो कैसे की गई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द एटॉमिक मास, द बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को रब कर रहा हूं। सो सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक मास यूनिट को थोड़ा सा अब हम मोर डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU कहते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट है क्या है एक्चुअल में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिप्रेजेंट मास ऑफ ए सिंगल एटम। ये एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल एटम। ये सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ये एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इट इज ऑल्सो नोटेड एज U, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मास। मतलब यूनिफाइड का मतलब क्या होता है कि पूरे एटम का मास एक ही जगह सेंटर्ड है, इसलिए इसको यूनिफाइड बोलने जाने लगा कि आपके पूरा जो एटम है उसका मास एक ही जगह सेंटर्ड कर दिया, इसलिए इसको बोला जाएगा यूनिफाइड मास। तो आपको पता है कि अगर आपको AMU कैलकुलेट करना है किसी भी एटम का, तो AMU कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है। तो इसका मतलब जो आपका जो एटम का जो AMU है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से प्लस कर दे, जिससे आपको एटम का AMU मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसा किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे कार्बन होता है, कार्बन में दैट यू नो कार्बन हैज 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। इट मींस टोटल कितने हो गए? 12। तो उसका AMU कितना हो गया? 12 उसका AMU हो गया। दैट फॉर दी कार्बन, दैट फॉर कार्बन। उसी तरीके से आप ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन में एटम जो प्रोटॉन होते हैं 8 होते हैं, न्यूट्रॉन 8 होते हैं, तो आपका से 16 हो गया। तो 16 उसका लाइक 8 16 16 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 पॉइंट को लेकर कि कई बार हम मास में ग्राम लिखते हैं और कई बार हम AMU लिखते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब क्या है कि ग्राम और एक हम AMU में ग्राम लिखे और ये AMU लिखे। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का वेट है मान के चलो 12 AMU, राइट। एक 12 AMU लिखा हमने, लिखा एक कार्बन है उसका वेट है 12 ग्राम। मतलब एक कार्बन एटम है जिसका वेट लिखा हमने 12 AMU मास है मतलब, और एक कार्बन है जिसका मास है 12 ग्राम। तो क्या ये 12 AMU, क्या ये 12 ग्राम के इक्वल होते हैं? नो, दैट 12 AMU इज नॉट इक्विवेलेंट टू द 12 ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो AMU और ग्राम को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो आराम से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। कि कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान से रखना दैट AMU इज नॉट इक्वल टू द ग्राम। दोनों अलग टर्म्स हैं और बिल्कुल अलग टर्म्स हैं, दोनों में कोई भी इक्विवेलेंटी नहीं है, कोई भी इक्विवेलेंस नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों को समझने के लिए याद रखिएगा कि 12 AMU इज नॉट इक्वल टू द 12। तो हम इसलिए इस चीजों को डिटेल में समझें। तो एक्चुअली 12 AMU क्या है? 12 AMU जैसे 12 AMU जो है इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये एक कार्बन एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है।
1 कार्बन एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो ये जो 12 ग्राम है, ये जो 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम कार्बन रिप्रेजेंट द मास ऑफ 6.023 into 20 power 3 एटम्स। मतलब इतने एटम्स के, इतने मतलब कार्बन एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट 12 एमयू सिर्फ एक एटम के कार्बन के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 12 ग्राम इतने एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है, और ये एवोगैड्रो नंबर जो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है कि एक मोल है, एक मोल में इसके इतने नंबर है। सो दैट 12 एमयू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम एंड द 12 ग्राम रिप्रेजेंट द मास ऑफ दिस नंबर ऑफ एटम्स। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 12 एमयू 12 ग्राम के इक्वल नहीं होता है। अब हम समझिए एक्चुअली एमयू में ग्राम के बीच में अगर हम कोरिलेट करते हैं तो एग्जैक्टली टर्म है क्या। देखिए ये एमयू एक्चुअली अगर हम समझे कि ये रिलेशन कैसे सेटअप करें, तो देखिए पहले के टाइम पर ऐसा मानते थे कि एएमयू क्या है, एएमयू 1 एएमयू को अगर आप, एएमयू होता है 1/12 मतलब 1/12 इंटू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब आपको क्या करना है, एक कार्बन का एटम का मास आपको लेना है, उसका 12वां भाग कर दीजिए, 12वां हिस्सा कर दीजिए, 12 पार्ट इज एक्जेक्टली रिप्रेजेंट द 1 एमयू। ये एमयू की मतलब होता है कि आपको पहले एक कार्बन के मास का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके, उसका मास कैलकुलेट करके, उसको 12 से डिवाइड करके देन आपको एक एमयू मिलेगा। अब आप कैसे समझे इसको, ऐसे समझ सकते हो कि हमें पता है कि 1/12 हमें कार्बन के एक एटम का मास लेना है, हमें पता है कि, हमें इतना पता है कि जो 12 ग्राम हम लिखते हैं ना, वो है 6.023 इंटू 10⁻² की पावर 3 एटम्स का जो वेट है वो कितना है, 12। तो एक एटम का जो वेट होगा वो कितना होगा, एक एटम का जो वेट होगा वो, एक एटम का वेट होगा 12/6.023 इंटू 10⁻² की पावर 3। तो वी कैन राइट लाइक दिस that 12/6.023 into 10⁻² की पावर 23। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इतने एटम्स, कह सकते हो कार्बन एटम्स का जो वेट है वो 12 ग्राम है, क्योंकि एक मोल एटम्स का वेट है 12 ग्राम, तो एक एटम का वेट कितना हो गया, इतने ग्राम, इतने ग्राम हो गया ना, तो उसको हम 12 ग्राम भी लिख सकते हैं, 12 ग्राम भी लिख सकते हैं इसको। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कार्बन के सिंगल एटम के वेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका 12वें पार्ट से डिवाइड कर दो। सो अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो, मतलब आप इसको सॉल्व भी करेंगे, तो सॉल्व करने, इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब या तो आप 12 से इसको आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आपके पास में एक नई वैल्यू आती है। तो अगर आप ऐसे भी इसको, आप चाहो तो 12 से 12 कट कर दो, नहीं भी कट करो, जैसे एग्जांपल आपने 12/6.023 इंटू 10⁻² की पावर 23, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अगर आप सिंगल एटम के मास को समझ रहे हैं तो वो वैल्यू 1.99 इंटू 10⁻² की पावर 23 ग्राम। तो ये है एक कार्बन के सिंगल एटम का मास। ओके, आप चाहे 12 से 12 कट कर दो यहां से, ठीक है। तो आपके पास 12 से 12 कट करेंगे तो यहां पर 1 AMU इक्वल टू हो गया आपका, यहां से कट हो गया, तो 1/6.023 इंटू 10⁻² की पावर 23 एंड दिस इज इन ग्राम, दिस इज इन ग्राम। आप चाहे उसको कैसे भी सॉल्व कर लो। तो एक AMU जो आपके पास में आएगा ग्राम के अंदर, तो उसकी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻² की पावर -24 ग्राम। अब सोचो कितना छोटा सा होता है एक एटॉमिक मास यूनिट, बहुत छोटा होता है एक एटॉमिक मास यूनिट। अब सोचो उसकी वैल्यू ग्राम में आई, मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू। इसलिए तो एएमयू को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। आप एएमयू को हम कंसिडरेशन मॉल कॉन्सेप्ट पर आए, क्योंकि मॉल में क्या होता है कि आप इतनी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हो। हम एक साथ 6.023 इंटू 10⁻³ की पावर 23 एक एंटिटी की वैल्यू को
कि मास को हम सीधा लेते हैं तो हमें वैल्यू में प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो 1 AMU वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 AMU सीधा याद रखिएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो उसको यहाँ पे कभी भी वही आएगा 1/12, इसको यहाँ रख लीजिए, एक ही बात है 1.99 इंटू 10⁻² के पावर -23, जब भी आपके सामने एक ही वैल्यू आएगी -24 ग्राम। ओके, सो दैट्स अ वे टू फाइंड आउट द AMU। ओके, तो आपके मतलब एक AMU में कितना ग्राम होता है। सो आप इसको समझें, इसको आप इस तरह से लिखें, देखिए ये एक AMU है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम, तो ये 1 ग्राम है और ये कितना है 1 मोल है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 1 मोल। 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन 1 मोल। इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AMU इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AMU इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मोल, मतलब दैट इज द वे टू मेक अ रिलेशन बिटवीन दिस और दिस टर्म। ये भी मास को रिप्रेजेंट करता है और ये भी मास को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऐसे समझे हम इस लैंग्वेज वर्ड्स को हम ऐसे समझे, ठीक है, हमने इसी से निकाला ना, देखो 1 AMU, हमें 1 AMU लिखा, ये ग्राम है, ये ग्राम है और ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास ये टर्म आ गया। तो हम इसी टर्म्स को आगे समझें, इसी टर्म को आगे समझें कि दैट एग्जांपल के लिए मान के चलो किसी का हम लिखते हैं कि 16 AMU, जैसे ऑक्सीजन हैज 16 AMU, ठीक है, 16 AMU है, मतलब एक सिंगल एटम का मास है 16 AMU है। तो 16 AMU है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 ग्राम पर मोल है, क्योंकि ये 1 AMU किसके इक्वल है 1 ग्राम पर मोल के, तो 16 AMU किसके इक्वल हुआ 16 ग्राम पर मोल के। तो इसका मतलब ये हुआ ना 16 AMU इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल, मतलब तो वही हुआ कि 16 AMU। देखो ये 16 AMU आपको जैसे एग्जांपल आपको AMU की वैल्यू गिवन हो कि AMU आपके पास में इतना है, जैसे एग्जांपल आपके पास में किसी भी एटम का AMU गिवन है कि ये एटम है, इसका इतना AMU बताओ उसमें कितने एटम होंगे, तो आप इसमें एटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ऐसे कैसे करोगे, तो AMU मतलब एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एटम नंबर। AMU के केस में गिवन AMU divided by given AMU and divided by the given AMU and atom number आता है the given AMU divided by AMU of a atom। तो देखिए of an atom, यहां पर आपके देखेंगे तो यहां पर टोटल, अगर आप यहां पे देखेंगे एक बस को हटा देते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो टोटल AMU कितना गिवन है 16, और हमें ऑक्सीजन का कह रहा है कि यहाँ पर किसका गिवन है ऑक्सीजन का गिवन था, ऑक्सीजन का एक AMU कितना 16, तो 16 से 16 कट हो गया, मतलब ये जो बात कर रहा है 16 AMU ये एक सिंगल एटम के वेट की बात कर रहा है। तो यह 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 AMU जो 16 ग्राम पर मोल जो बात कर रहा है वो भी एक सिंगल एटम की बात कर रहा है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन हैज 16 ग्राम, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इतने ग्राम नंबर ऑक्सीजन 16 आया, तो 1 अपॉन कितना आ गया 16 अपॉन दिस, ठीक है। तो मतलब बात तो वही हुई कि एक नंबर में कितने ग्राम होंगे, तो आप यहाँ पे आपसे ग्राम कैलकुलेट कर सकते हो, आपके सामने ग्राम आएगा तो वो एक एटॉमिक मास की वैल्यू आ गई आपके सामने, तो वहां से आप एक एटॉमिक मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल समझे कि एक AMU 1 ग्राम पर मोल के इक्वल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो AMU इक्वल टू ग्राम पर मोल, जैसे एग्जांपल आप कहते हैं कि ऑक्सीजन का 16 AMU है, तो 16 AMU में कितने एटम हुए, गिवन AMU डिवाइडेड बाय AMU ऑफ एन एटम, मतलब जो भी एटम आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 16 AMU दिए हुए हैं, टोटल AMU कितना है ऑक्सीजन का 16, उसके AMU कितना होता है 1, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया। और ये 16 ग्राम पर मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 16 ग्राम मोल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना 16 ग्राम है, तो इसमें दिस एंड दिस, तो ये एक एटम का मास आ जाता है इतने ग्राम। तो हम यहां से ये एक एटम का नंबर है, तो एक एटम से यहाँ पे ये एक एटम का नंबर है ये ग्राम में, इसके एटम के मास कैलकुलेट करेंगे वो इसके इक्वल ही आएगा, मतलब जो एक एटम का जो ऑक्सीजन का मास होगा ना वो इसके इक्वल ही होगा।
दैट इज अबाउट द वेरी फाइन कॉन्सेप्ट बिटवीन द ग्राम एंड मोल। मतलब आप ग्राम और मोल के बीच, ग्राम एंड डीएपी के बीच में आप बहुत बेसिक सा कॉरिलेशन कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिसमें हम एएमयू, ग्राम एएमयू, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखना, एएमयू और ग्राम दोनों अलग टर्म्स है। एएमयू बेसिकली एक सिंगल एटम का मास है, और जो ग्राम होता है वो उस मोल में नंबर ऑफ एटम्स का मास है। जो एक मोल है तो 6.023 इंटू 10⁻23, 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइकवाइज हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 16 एएमयू है, तो ऑक्सीजन के एटम नंबर कितने हो, गिवन एएमयू डिवाइडेड बाय एएमयू ऑफ एन एटम्स, गिवन एएमयू कितना 16, और ऑक्सीजन के एटम का एएमयू कितना 16, तो 1 एटम का ऑक्सीजन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है जो दोनों के एक दूसरे के इक्वल ही आता है। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमने एएमयू और ग्राम को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। हमारे कल के लेक्चर में हम इस चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को एएमयू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके चीजों को और थोड़ा सा एनालिसिस लेवल पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, विषय बनाते रहिए।